हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सीरीज में। चैप्टर 2 पे थे हम लोग। इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, 1950 से 1990 के बीच जितने भी डेवलपमेंट्स हो उसको देख रहे थे। हमने प्लानिंग को देखा, हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग को समझा, बेसिक गोल्स क्या थे प्लानिंग के उसको देखने की कोशिश करी, प्लानिंग एग्रीकल्चर में क्यों ज़रूरी था उसको भी हमने जाना। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एग्रीकल्चर को लेके हमारी पॉलिसीज़ क्या थी। उस समय के जो कॉम्पिटेंट लीडर्स थे उन्होंने किस तरह की पॉलिसीज़ को एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाने के लिए सही समझा था। उसमें से एक पॉलिसी आती है हमारी लैंड रिफॉर्म्स की, भूमि सुधार। उसको भी इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए भी एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर टाइप का होगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। मेजर्स टेकन इन एग्रीकल्चर। वैसे हर एक प्लान्स में अलग अलग स्कीम्स आती थी, लेकिन ब्रॉडली जो शुरुआती के दशक थे उसमें हमने दो चीज़ों पे फोकस करा था। पहली चीज़ थी हमारी लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स में हमने सबसे पहले ये इंश्योर करा था कि इक्विटी आए एग्रीकल्चर में। ज़मींदार जहाँ 1400 एकड़ लेके बैठे हुए हैं, वहीं पे बहुत सारे लैंडलेस लेबर्स भी थे, तो ज़मींदारी को ख़त्म करना है। देन जो फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड होता था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से कि जनरेशन टू जनरेशन लैंड का फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, इससे प्रोडक्टिविटी कम होती थी, तो इससे भी हमें प्रिवेंट करना था। देन उसके बाद जो टेनेंसी राइट्स थे, जो एक्चुअल में काश्तकारी करते थे लैंड पे, उनके अधिकारों को भी सुनिश्चित करना था। तो लैंड रिफॉर्म्स में हमने इन तीनों चारों चीज़ों पे बात करने की कोशिश करी। उसके बाद हमारा आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन, एक बहुत बड़ी क्रांति कृषि के क्षेत्र में। हम टेक्नोलॉजी को लेके ज़्यादा कॉन्शियस हो गए इन द टर्म ऑफ एग्रीकल्चर। ड्यू क्रेडिट टू दिस मैन MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, बहुत बड़े जेनेटिक्स के विद्वान। एंड उसके बाद एग्रीकल्चर में हमने टेक्नोलॉजी को दबा के अडॉप्ट किया एंड प्रोडक्टिविटी लैंड की बढ़ती गई। सो इन दोनों चीज़ों को, ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म्स, इन दोनों टर्म्स को, इन दोनों कॉन्सेप्ट को अलग अलग वीडियोस के थ्रू समझेंगे। ये हमारा बेसिकली पर्टिकुलरली लैंड रिफॉर्म्स पे बेस्ड होगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विथ लैंड रिफॉर्म्स। व्हाट आर लैंड रिफॉर्म्स? सिंपल डेफिनेशन इज कि लैंड रिफॉर्म्स refers to the change in ownership of the land holdings. लैंड होल्डिंग्स मीन्स कि जमीनों की ओनरशिप में बदलाव को ही लैंड रिफॉर्म्स कहा जाता था। दैट मीन्स कि जो भी जमीनें थी उस समय खेती लायक, उन जमीनों को हमने डिस्ट्रीब्यूट करा था फ्रॉम रिच टू पुअर। तो ऐसा भी करा जा सकता है। अगर लैंड रिफॉर्म्स के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो ये तो डेफिनेशन हो ही सकता है कि लैंड रिफॉर्म्स रेफर्स टू द चेंज इन ओनरशिप ऑफ द लैंड होल्डिंग्स। ऐसा भी आप कह सकते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, कि हमने बेसिकली लैंड होल्डिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करा था फ्रॉम रिच टू पुअर, अमीरों से लेके गरीबों में बांटा था। प्रीटी मच रॉबिनहुड टाइप काम हमने करा था। लेकिन ऐसा काम करने की हमें ज़रूरत क्यों आनी पड़ी? क्यों हमें लैंड होल्डिंग्स को अमीरों से छीन के गरीबों में बांटना पड़ा? क्यों हमें लैंड होल्डिंग्स की ओनरशिप को चेंज करना पड़ा, ओनरशिप को अल्टर करना पड़ा? ये ज़रूरत क्यों आन पड़ी थी? व्हाई वाज लैंड रिफॉर्म्स नेसेसरी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? इसको पढ़ते हैं। व्हाई इट वाज सो इम्पोर्टेंट, इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों थी, कि क्यों ऐसी ज़रूरत आ पड़ी कि भाई हमें जो ज़मींदार से उनसे ज़मीन छीन के गरीबों में बांटना पड़ रहा है, या लैंड की ओनरशिप हमें बदलनी पड़ रही है, काश्तकारों को जो लैंडलेस लेबर्स थे उनको देना पड़ रहा है। उसके पीछे 3-4 रीजंस हैं, उनको देखते हैं। सो पर्टिकुलरली ये जो लेक्चर है हमारा वो लैंड रिफॉर्म्स एंड इसके रीजन पे बेस्ड होगा कि आखिर क्यों लैंड रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत पड़ी थी। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, एग्रीकल्चर में प्लानिंग की क्यों ज़रूरत थी। अब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में जो हमने पॉलिसी अख्तियार करी थी लैंड रिफॉर्म्स की, उसकी क्या ज़रूरत थी। तो पहला रीज़न है हमारा टू इंश्योर इक्विटी इन एग्रीकल्चर। अगर आपने बेसिक गोल्स ऑफ प्लानिंग वाला लेक्चर हमारा देखा है तो हमने बेसिकली 4 गोल्स रखे थे। सेल्फ रिलायंस था उसमें हमने इक्विटी पे बात करी थी, उसमें हमने मॉडर्नाइजेशन पे बात करी थी, एंड उसमें हमने ग्रोथ पे भी बात करी थी। तो उसमें इक्विटी वाज वन ऑफ द बेसिक गोल्स इन प्लानिंग। इक्विटी हमें हर जगह इंश्योर करनी थी, फ्रॉम हेल्थ केयर टू एजुकेशन टू इंडस्ट्री टू एग्रीकल्चर टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह हमें इक्विटी बनानी थी, नॉट इक्वालिटी। हमने इस लेक्चर में इक्वालिटी एंड इक्विटी दोनों में ही डिफरेंस बताया था। सो आप उस वीडियो को ज़रूर जाके देखें जिसमें हमने बेसिक गोल्स ऑफ प्लानिंग डिस्कस करा। उसमें हमने ये भी बताया था कि इक्वालिटी सर्टेनली डज नॉट मीन्स कि इक्वालिटी इक्वल्स टू इक्विटी। इक्वालिटी डज नॉट इक्वल टू इक्विटी। इक्विटी एंड इक्वालिटी बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वे डिफरेंट दैन ईच अदर। सो बहरहाल हमें एग्रीकल्चर में इक्विटी इंश्योर करनी थी। हमें ये चाहिए था कि सभी एग्रीकल्चर में, कृषि में खास करके, सभी एक बराबर हो। अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझे तो किस तरीके से हो सकता है? ये हमारा एक किसान था 1947 के समय, आज़ाद जब देश होता उस समय ये किसान रहा होगा। इस किसान के पास मान लीजिए
उस समय बहुत लैंडलेस लेबर्स भी थे जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं थी एंड वो दूसरे की ज़मीनों पे एज अ टेनेंट बन के खेती करते थे। लेकिन हम मानते हैं कि सपोज करते हैं कि इस फार्मर के पास, चूंकि ये बहुत गरीबी है लेकिन इसके पास कम से कम 1 एकड़ ऑफ लैंड है। मानते हैं कि भाई इसके पास 1 एकड़ ऑफ लैंड उस समय था 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद होता है एंड प्लानिंग की शुरुआत होती है तब। तो इसके जैसे 1500 किसान मिलके 1500 एकड़ की ज़मीन का मालिकाना हक बनाएंगे। इसके जैसे अगर 1500 किसानों को मिला दिया जाए तब जाके कहीं 1500 एकड़ की ज़मीनें मिल पाएंगी। ठीक है, इसके जैसे इस नॉर्मल किसान के जैसे हम 1500 किसानों को मिलाएंगे, 1500 एकड़ का हमारा पूरा कॉर्पस तैयार होगा। लेकिन अकेले हमारे ये जमींदार साहब हैं, इनको अंग्रेजों ने कहा, इनके पुरखों को, कि देखो हमें लैंड टैक्स कलेक्ट करने में बहुत दिक्कतें होती हैं। तो इनके पुरखों ने कहा सरकार क्या किया जाए। तो कहते हैं कि एक काम करता है, तुमको हम 2000 एकड़ की ज़मीन दे देते हैं, इसमें कोई 40-50 गांव आएंगे, तुम क्या करना, इन पूरी ज़मीनों को अपने अपने ऑफिसर्स के थ्रू इसमें से लैंड कलेक्ट कर लेना। सो इनके पुरखों को मालिकाना हक मिल गया 2000 एकड़ का, जो इनको मिलता गया थ्रू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनके दादा को मिला होगा, फिर इनके पापा को मिला होगा, फिर इनको मिला होगा। तो इस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के चलते ये 2000 एकड़ के मालिक हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग। ये कुछ मेहनत भी नहीं कर रहा है, बट सिंपली दिस मैन इंडिविजुअली was the owner of 2000 acres of land। एंड इसके जैसे इस किसान की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसके पास कुछ ज़मीन है दिखाने को, लेकिन मेनी पीपल्स वेर देयर, मेनी पीजेंट्स वेर देयर, जो कि लैंडलेस लेबर्स थे। वो मेहनत तो करते थे बट उनके पास अपनी ज़मीनें नहीं थी। यहाँ तो हमने थोड़ी सी एडजस्टमेंट करिए, इसको 1 एकड़ की ज़मीन दी है। तो इसके जैसे 1500 किसान मिला के 1500 एकड़ बनाते हैं, जबकि ये भाई साहब अकेले 2000 एकड़ के मालिक थे। कितनी हाई लेवल की इनइक्वालिटी है, इसको आप देखने की कोशिश करें यहाँ पे। तो इसको हमें ख़त्म करना था। ये जो इनइक्वालिटी थी ये बहुत ही ज़्यादा हैज़ार्डस थी। इससे क्या होता था, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अनइवन हो रहा था। किस तरीके से एग्रीकल्चर में जो सामंतवादी प्रथा थी कि भाई कुछ लैंड, मतलब माइनॉरिटी के पास बहुत ज़्यादा लैंड था, ज़मींदारों की संख्या कम थी और उनके पास मेजॉरिटी ऑफ द लैंड था। माइनॉरिटी ऑफ द पीपल के पास मेजॉरिटी ऑफ द लैंड है, लाइक इनके पास देखिए अकेले की 2000 एकड़ हैं। एंड जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है या तो लैंडलेस लेबर्स हैं या उनके पास छोटे मोटे टुकड़े हैं, लाइक 1 एकड़ या 2 एकड़ या 3 एकड़ 4 एकड़। तो इससे तो कुछ होने वाला था नहीं। तो इसके लिए हमें चाहिए था कि इक्विटी लाएं एग्रीकल्चर में, ज़मींदारी को एबॉलिश करें, क्योंकि ज़मींदारी किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट तो कर नहीं रहा है एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में। उल्टे ये लोग इन्वेस्टमेंट करने में भी इंटरेस्टेड नहीं है, इनको फोकट का खाली बैठ के खाना खाना है। ये लोग जो लैंडलेस लेबर्स हैं या जो एक्चुअल टीनेट्स काम कर रहा है उनके हाल से भी खबर नहीं लेते। सो दैट वाज द केस। इसीलिए हमें चाहिए था कि हमें इक्विटी बनानी है एग्रीकल्चर में, इसीलिए हमें सबसे पहले ज़मींदारी प्रथा को एबॉलिश करना पड़ेगा ताकि सभी किसान एक पटल पे आ सके। सो हमें इक्विटी बनाना था। इस तरीके से देखेंगे तो हमारी एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़ पाएगी। जब जो लैंडलेस लेबर्स हैं उनके पास अपनी मालिकाना हक वाली ज़मीन होगी तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा मेहनत लगाएंगे। जाहिर सी बात है, जब अपनी दुकान होती है तो लोग ज़ोर से चलाते हैं, पूरा दम ला के चलाते हैं। सो दैट वाज अ सिनेरियो। हमें एग्रीकल्चर में इक्विटी इंश्योर करनी थी। उसके बाद जो रीज़न था हमारा कि हमें भाई क्या करना है, प्रिवेंट लैंड फ्रैगमेंटेशन। ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू था। ये मिडावल टाइम से ही हमारे पास है या मे बी एंशिएंट टाइम में भी रहा होगा। एक होता है हमारे पास लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की, ना कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में इनहेरिटेंस अलग चीज़ है, वहाँ पे थोड़ी सी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या होता है, लाइक एक ये ज़मीन का टुकड़ा है मेरे पास, ठीक है, थोड़ा सा इलिप्टिकल टाइप का है। लाइक मानते हैं ये 50 एकड़ की ज़मीन है, ठीक है। तो ये 50 एकड़ की ज़मीन है मेरे पास, मेरे नाम पे, इंडिविजुअली मेरे नाम पे। तो क्या होगा, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में इंडिया में क्या होता है, खास करके जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उससे पहले क्या था कि ये जो ज़मीन का टुकड़ा है वो मेरे सारे लड़कों में बराबर का बटेगा। मेरे सारे लड़कों में बराबर का बटेगा, जितने भी मेरे लड़के होंगे उसमें बराबर का बटेगा। तो लेट सपोज कि मेरे 2 लड़के हैं, आई हैव 2 सन्स। तो उसमें क्या होगा कि ये 50 एकड़ की जो ज़मीन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा जाएगा। दैट मीन्स कि 25 एक के हिस्से में आई, 25 दूसरे के हिस्से में आई। फिर मान लेते हैं कि जो मेरे 2 लड़के थे उनमें उन सबको, उन दोनों को 2-2 लड़के हुए हैं ईच। तो ये 25 एकड़ की ज़मीन फिर 2 भागों में बटेगी, एक को 12.5 मिलेगी, एक को फिर 12.5। फिर इस लड़के को भी 2 सन्स हैं, तो इसको भी 12.5, इसको भी 12.5। फर्दर ये डिवाइड होते होते बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में बढ़ जाएगा। जितनी ज़्यादा जनरेशन आगे बढ़ती जाएगी उतने ज़्यादा डिवीज़न होते जाएंगे। इससे क्या होगा कि एक टाइम आएगा, लाइक इफ़ यू कैन सी हियर आई एम मेकिंग अ पाई। देखिए इतनी छोटी लैंड है
एंड ये मुश्किल से कहे तो 0.5 एकड़ की होगी। तो इस पे कोई खेती कैसे करेगा? अगर किसी के हिस्से में 0.5 एकड़ की भी ज़मीन आएगी थ्रू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि डिवाइड होते 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 किसी के हिस्से में केवल हाफ एन एकड़ की ज़मीन आई है, 0.5 एकड़। तो 0.5 एकड़ की ज़मीन पे कैसे खेती की जा सकती है? इससे अच्छा होता कि डिवीज़न ना होता, हम लोग 50 एकड़ पे पूरी की पूरी फैमिली इकट्ठे ही खेती कर रही होती, तो उससे प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती। अब हम किसी को बोले कि भाई तुम आधे एकड़ की ज़मीन पे खेती करो, एंड किसी को ऐसा बोला जाए कि तुम अगर 10-15 फैमिली हो लेकिन तुम 50 एकड़ की ज़मीन पे साथ खेती करो, तो 50 एकड़ की ज़मीन पे खेती करना मैनेजेबल भी है, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, एंड वापस में जो प्रोड्यूस होंगे निकलेंगे उसको आप वापस में तुम डिवाइड कर लेना। लेकिन ये तो फीजिबल तरीका है कि 50 एकड़ पे सब लोग साथ मिलकर खेती करें, लेकिन इससे तो कुछ होगा नहीं कि आप बोले कि आधे एकड़ पे 0.5 एकड़ पे खेती की जाए, क्योंकि लैंड तो शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। तो दैट वाज अ सिनेरियो कि फ्रेगमेंटेशन के चलते क्या होता था कि धीरे धीरे ऐसा टाइम आता था कि लैंड इतना छोटा हो जाता था कि दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर फार्मिंग, वो फार्मिंग के लायक ही नहीं है। तो एक्चुअली वो लैंड तो वेस्ट में हो गया ना हमारा, वो लैंड तो खराब हो गया, वो लैंड तो व्यर्थ चला गया। तो इस तरीके से जो फ्रेगमेंटेशन हमारे यहाँ होता था बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, कि ये जो वंशानुगत का हमारे यहाँ कानून होता था कि भाई बच्चों में लैंड बराबर की बांटी जाएगी, इसके चलते फ्रेगमेंटेशन होता था, प्रोडक्टिविटी कम होती थी। इसको इंश्योर करना था कि फ्रेगमेंटेशन ना हो, इसको कंसोलिडेट करना था। तो एक लैंड रिफॉर्म्स में मेजर आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन भी करा गया था लैंड्स का। उसके बाद जो मेजर चीज़ थी टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, अगर हम एग्रीकल्चर में इक्विटी लाएंगे, ज़मींदारों से छुटकारा दिलवाएंगे लैंडलेस लेबर्स को, एंड जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, इस दबा के जोर लगा के काम करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फिर से इन्वेस्टमेंट आएगा, क्योंकि ज़मीन उनकी है तो वो लोग पैसा लगाने से हिचकिचाएंगे भी नहीं। लैंड फ्रेगमेंटेशन में भी यही बात थी कि अगर हम लैंड को कंसोलिडेट कर ले, लाइक ये जो 50 एकड़ की लैंड थी उसके टुकड़े होते गए लाइक ऐसे टुकड़े होते गए, ठीक है। इसको अगर हर एक टुकड़े को कंसोलिडेट करके फिर से 50 एकड़ का बना दिया जाए, और ऐसा बोला जाए कि तुम्हारे पास तुम जितनी भी फैमिलीज में ये डिवाइड हुई है वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आओ एंड इस 50 एकड़ की भूमि पे खेती करो, एंड सब मेहनत करो दबा के, इस पे तुम लोग प्रोड्यूस जो आएगा उसको आपस में बांट लेना। प्रोड्यूस आपस में बांटना इज फीजिएबल, लेकिन लैंड को बांट लेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली किसी के हिस्से में मान लीजिए कि भाई 2 बीघे की लैंड आई, तो उसमें तो कुछ भी खेती नहीं की जा सकती, शुरू होते ही लैंड खत्म हो जाएगा। तो इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, ये भी एक बहुत बड़ा लैंड रिफॉर्म्स का कारण था कि हमें प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी है थ्रू इंश्योरिंग इक्विटी इन एग्रीकल्चर, थ्रू प्रिवेंटिंग द लैंड फ्रेगमेंटेशन, थ्रू सिक्योरिंग द राइट्स ऑफ टेनेंट्स। सो दैट वाज बेसिकली द रीजन बिहाइंड लैंड रिफॉर्म्स। अब लैंड रिफॉर्म्स में बेसिकली 4 चीज़ें करी गई थी, कंपोनेंट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। पहले तो ये इंटरमीडिएरीज जो थे, यानी कि जमींदार्स, ये एक्चुअली इंटरमीडिएरीज थे, क्योंकि कंपनी, ऐसा हमने पढ़ा था ना 12th हिस्ट्री में, कंपनी के बाद जमींदार्स एंड देन पीजेंट्स, यानी कि पीजेंट्स जो जमींदारी सिस्टम थी 1793 में जिसको इनेक्ट करा गया था, तो पीजेंट्स से पैसा लेके, पीजेंट्स से प्रोड्यूस लेके जमींदार अपने पास रखते थे, एंड देन जमींदार कंपनी को देते थे। तो कंपनी और पीजेंट के बीच में जो इंटरमीडिएरी था वो जमींदार होते थे। तो जमींदार को हटाया जाता है क्योंकि इनका कोई काम ही नहीं है, ये तो एक्चुअल एफर्ट डाल भी नहीं रहे खेत पे, एंड फिर भी इनको फोकट का पैसा मिल रहा है, तो इनको हटाना ज़रूरी था। एंड इन्होंने तो देखा था हमने कि कैसे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार एकड़ की लैंड एक्यूमुलेट करके रखी थी, एंड कितने लैंडलेस लेबर्स घूम रहे थे, कितने ऐसे लेबर्स, इतने फार्मर थे जिनके पास 1 एकड़ या 2 एकड़ की ज़मीनें थी। तो इक्विटी लाने के लिए एबॉलिशन जमींदारी का करना बहुत इंपॉर्टेंट था। इस पर ही बहुत बवाल होता है, उसको भी देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। फिर टीनेंसी रिफॉर्म्स, यानी कि जो काश्तकार एक्चुअल में वहाँ पर खेती कर रहा है उनके राइट्स को सिक्योर करना पड़ेगा, उनके हितों की हमें रक्षा करनी पड़ेगी। देन लैंड सेलिंग, इसमें क्या करी गई थी कि कहा गया कि भाई देखो हमने एक लैंड सीलिंग लगा दी है कि जैसे मान लीजिए 100 एकड़ से ज़्यादा लैंड अगर किसी के भी पास होगा तो सरकार उसको कॉन्फिस्केट कर लेगी। तो मान लीजिए किसी ज़मींदार के पास 300 एकड़ ज़मीन है, तो 100 एकड़ से ज़्यादा कितने होगा, 200 एकड़, 100 एकड़ से एक्स्ट्रा में 200 एकड़ उसके पास है, तो 200 एकड़ की ज़मीन सरकार अपने पास कब्जे में ले लेगी। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, इसका जो कॉन्टेक्स्ट था वो लैंड फ्रेगमेंटेशन से था कि ये जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के चलते लैंड फ्रेगमेंट हो जाते हैं उनको एक्यूमुलेट करना था, उनको कंसोलिडेट करना था ताकि लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके अल्टीमेटली। सो दैट वेयर द कंपोनेंट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। हम 1 बाय 1 करके हर एक कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे ये शॉर्ट लेक्चर्स, क्योंकि हम कोशिश ये करते हैं कि ड्यूरेशन जितना कम से कम रहे, इससे आपका रिटेंशन स्पैन भी बना रहेगा एंड आपको चीज़ें भी आसानी से समझ में आएगी। सो दैट्स ऑल इन द लैंड रिफॉर्म्स। वी हैव स्टडीड कि लैंड रिफॉर्म्स क्या था, क्यों ज़रूरत आन पड़ी लैंड रिफॉर्म्स की, एंड लैंड रिफॉर्म्स में किस तरीके से अलग अलग कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस करा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू हैव एंजॉयड इट। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा देन डू प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।